नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और कल अपन ने राजस्थान के एकीकरण को शुरू करके उसकी बेसिक सारी चीजें पढ़ के पृष्ठभूमि सारी तैयार करके और मत्स्य संघ का गठन कर दिया था। अब यानी मत्स्य संघ का गठन जो हुआ था उसे पढ़ लिया था। अपनी क्या ताकत की अपन मत्स्य संघ का गठन कर सके और राजस्थान का भी गठन कर सके, ये तो उस व्यक्तित्व को दी जाती है जिम्मेदारी जिसमें वास्तव में ये योग्यता होती है कि वो किसी को एक कर सके। और अपने भारत के अंदर ऐसी योग्यता किसमें थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? लौह पुरुष कहा गया कि 565 रियासतों में बटे हुए भारत देश को एक करने का जो सामर्थ्य जिसमें है, जो ये लोहा ले सकता है, वही लौह पुरुष कहला सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के अध्यक्ष बने थे, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई और उनका साथ निभाया था वीपी मेनन साहब ने, है ना। और इन दोनों ने किस तरीके से देखो सभी को एक किया है। अपन तो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी जूनागढ़ को किस तरीके से मिलाया है, हैदराबाद को किस तरीके से मिलाया है, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से मिलाया है, ये वास्तव में पढ़ने लायक चीजें हैं और उनकी काबिलियत को बताता है कि ये वास्तव में महापुरुष ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। मैं आता हूं वापस अपने राजस्थान में, आज आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान में मिलने से रोका और भारत संघ के अंदर मिलाया है। अब देखो, पहला चरण अपन ने कल गठित किया था, यानी कि मत्स्य संघ अपन ने पढ़ लिया था। और मत्स्य संघ से जब गठित किया था, उसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर एक संघ बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ बन गया है और मत्स्य संघ से एक शर्त पे साइन करवा लिया गया कि भाई आपको जरूरत पड़ने पर कहीं भी मिलाया जा सकता है। किसने फैसला किया? ये रियासती विभाग ने। अब रियासती विभाग के अधीन तो उत्तर प्रदेश भी हो, राजस्थान भी है। उनसे ये लिखवा कर फैसला मतलब ले लिया गया कि आपको जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी मिलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर राजस्थान में भी मिलाया जा सकता है। एक तरीके से ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता कि हाँ हमारी इच्छा ये है कि हम तो इसमें मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों को जिक्र करूंगा कि किस तरीके से आगे बढ़े हैं और किस तरीके से ये सब चीजें चली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप मत्स्य संघ वाले सीन तो आप लोगों को पता चल गया है। अब आगे आगे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को स्टोरिया बताता चलूंगा। अब मैंने आप लोगों से कल बताया था कि एक हाड़ौती संघ जो है वो गठित किया गया था। एक डूंगरपुर के महारावल खुद चाहते थे, उन्होंने भी एक वागड़ से संघ जो है वो बनाया। उदयपुर के महाराज जो थे उन्होंने भी एक संघ बनाने की कोशिश की, है ना, लेकिन सारी की सारी चीजें विफल हुई। अब देखो मत्स्य संघ तो गठित हो गया है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। एक तो देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैं पहली स्लाइड पे आप लोगों को लेकर आता हूं। जैसे अपन जो है राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में देखो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक मैं दिशा आप लोगों को बताता हूं कि देखो इजी वे में आप कैसे याद कर सकते हो इस चीज को, कि राजस्थान के एकीकरण को याद करना है तो इस तरीके से याद करो कि ये इस दिशा में आगे बढ़ा है। यानी कि यहां पे आप देखोगे सबसे पहले मत्स्य संघ गठित हो गया, उसके बाद में इसकी दिशा ये रहती है। ठीक है, फिर देखो मेवाड़ मिलेगा, फिर बड़ी रियासतें मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों के ये एक शॉर्ट तरीका है कि आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये याद करने के हिसाब से आप लोगों के आसानी हो जाएगी, बाकी कोई नहीं। अब देखो मैं कल बतायो कि कोटा महाराज कौन हा, कोटा का राजा कौन हा? भीम सिंह जी। कोटा के कौन थे? भीम सिंह जी थे। ठीक है, कोटा के भीम सिंह जी, इनको ध्यान में रखना। अच्छा टाबरो, मतलब मैं बार बार थान कहूं ना टाबरो इनको मतलब ओ नहीं है कि मतलब वास्तव में गुरुजी थे मतलब संबोधन ही करोगे, नहीं, कई तो हकीकत में टाबर ही मिले। कल मैंने इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को यह बताया कि अलवर के महाराज जो है तेज सिंह जी, उन पे महात्मा गांधी से रिलेटेड मतलब उनकी हत्या से रिलेटेड केस की इंक्वायरी चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि उनके सचिव जो थे खरे साहब, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा के सदस्य नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर ली थी। तो इसलिए उनके तार जुड़े हुए थे उससे कि हो सकता है ये भी शामिल हो इसके अंदर, है ना। तो बड़ी रियासत अलवर थी, तो अलवर को राजधानी तो बनाया, लेकिन तेज सिंह जी को राज प्रमुख नहीं बनाने का कारण यह था। अब देखो टावरो, कल जो सीरियसली एकदम पढ़िया ना इस चीज में गौर करी हुई, क्योंकि मैं स्पेशली बतायो, सब जना नहीं बतावे, बाकी टीचर कई सारा नहीं भी बतावे कि क्यों स्टोरी ध्यान नहीं बतावे कौन, मैं बतायो भी हो कि वो कारण है।
इन वास्ते उदय भान सिंह धौलपुर के जो थे उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। भरतपुर वालों को भी अध्यक्ष नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि भरतपुर का भी ये इंक्वायरी चल रही थी कि भारत में जो दंगे हो रहे हैं कि कहीं इनके राजा का तो हाथ नहीं है इसके पीछे, उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही। तो जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही होती है उसे लाभ नहीं दिया जा सकता। इतना स्पष्ट बताने के बाद में मुझे आज एक कमेंट देखने को मिला कि गुरुजी जब अलवर बड़ी रियासत थी तो तेज सिंह जी को क्यों नहीं राज प्रमुख बनाया? अरे करम ठोक, इतो मतलब डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताने के बाद भी यदि यह प्रश्न पूछा जाए मुझसे कि गुरुजी अलवर के राजा तेज सिंह को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया, अरे बेटा अब मैं क्या कहूं, मतलब मेरी भावना तो मैं बहुत उकल रही है कि अगर इस भावना को यदि व्यक्त कर दिया जाए तो बिखराव हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ध्यान दिया करो। इतनी मतलब डिटेल में जानकारी देने के बाद भी यदि आप ये चीज ही पूछ रहे तो भाई साहब सादाब जकाती को धन्यवाद है कि उसने ऐसी रील बनाई जिसमें वो बता रहा है कि भाई साहब 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, कि पूछना तो पड़ेगा भाई, चीज तय करो। और इन्हों मतलब आरपीएससी प्रश्न ठीक बनाए वो बना सके, क्योंकि ये टावर ही अड़ा है। मन लगे वो प्रश्न भी कई जना गलत करे ना आया हुई BSHW वालों। कम से कम ध्यान दीजिए, कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ हम आराम से मौज की अवस्था में बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि आप बिल्कुल आराम से मौज की अवस्था में पढ़ रहे हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं हो। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके प्रति एग्रेसिव नहीं हो जाओ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जब तक एग्रेसिव नहीं हो जाते, लक्ष्य को क्या पड़ी है कि वो आपके पास में आएगा। बहुत जने उसको चाहने वाले, बहुत जने हैं उस लक्ष्य को चाहने वाले, दूसरे ले जाएंगे, आप ऐसे ही मौज मौज में रह जाओगे। तो कम से कम सीरियस रहो, जो चीज बताई जा रही है उस पर ध्यान दे दिया करो। ठीक है, अब एक और कमेंट देखो, क्या गुरुजी वो एकीकरण वाला टॉपिक है नहीं वो मेरी किताब में है कौन, मैं कटू पड़ा, जबकि मैं कल क्लास स्टार्ट करी जब भी बतायो। और टेलीग्राम में पीडीएफ पहला गाली सुबह के मैं प्रजामंडल और एकीकरण की 10 पेज की पीडीएफ दी है, जिनके पास में है जिनके पास नहीं है सभी इसको प्रिंट कर लेना। मतलब बताई हुई चीजों को वापस यहां पे क्लास में 5 मिनट खर्च करके फिर बताना पड़े तो टाबरो थे खुशकिस्मत हो कि मेरे सामने थे ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठा हो। ठीक है, चलिए ऑनलाइन ही हो कि गुरुजी खाली मतलब ज्ञान दे सके बोलर, बाकी ज्यादा कुछ नहीं हो सके। नहीं के ध्यान हाथ खड़ा कर वो कर दे तो क्यों स्कूल का मास्टर हाँ मुर्गो बनाने की सजा भी दे सकता है कि नहीं। चलिए यहां ध्यान दो, ऐसे देखो बचपना मत किया करो। जब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन क्लासें मिल रही है तो कम से कम इसकी वैल्यू करो और ये गलतियां भविष्य में नहीं दोहराओगे। ठीक है, चलिए अब देखो कोटा के महाराव जो भीम सिंह जी है इन्होंने बनाया हाडोती संघ। ठीक है, हाडोती संघ यानी कि ये कोटा झालावाड़ बूंदी और ये सब जो है मिलकर, कोटा झालावाड़ बूंदी ये सब मिलकर गए कहा, रियासती विभाग के पास। इन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी जितनी रियासत है ना, किशनगढ़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये सब कुशलगढ़ ठिकाना वगैरह, इनको जो है मिलाकर हमारा एक संघ बना दिया जाए। इन्होंने प्रस्ताव रखा। इन्होंने प्रस्ताव कहां रखा? रियासती विभाग के सामने। और रियासती विभाग को तो चाहिए ये था कि छोटे छोटे मतलब एक जो संघ तैयार हो जाए ना, तो फिर इन संघों को एक करना मतलब आसान रहेगा। एक तो मतलब सीधे सारे अलग अलग है और एक जो है कैटेगरी बन गई, सबकी कैटेगराइज हो गए, तो उनको जो है एक करना आसान रह जाएगा। तो वो तो यही चाहते थे कि हाँ भाई बात तो आपकी सही है और आपको जो है मिला दिया जाए। लेकिन रियासती विभाग ने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग तो मिल रहे हो लेकिन आपके टच में एक बड़ी रियासत आ रही है। कौन सी? मेवाड़। एक बड़ी रियासत है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है शर्तों के अनुसार, लेकिन वो मेवाड़ यदि इस संघ में मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और आप लोगों के भी अच्छी बात हो जाएगी। तो इनको पूछा कि आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? तो क्या हाँ मान के आपत्ति हो सके, मैं तो यूं भी संघ बना रही हूं, हाँ तो मेवाड़ भी है तो की आपत्ति कौन है? मेवाड़ के राणा जो थे भूपाल सिंह जी, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह जी थे। भूपाल सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। वीपी मेनन साहब गए, क्या राणा जी यूं अलग अलग तो कब तक रहा जाए और हम भारत में एक मतलब देश बनाना चाहते हैं, एक संघ बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना ये छोटी छोटी जो है 9 रियासतें मिल रही है तो आप मेवाड़ को इसके अंदर शामिल करने की परमिशन हमें दे दीजिए कि मेवाड़ जो है इसके अंदर मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। राणा जी क्या कि हाँ आपकी मतलब जो शर्तें हैं
उसके अनुसार मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता हूं। क्या कहा राणा जी ने कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता हूं, मेरे पास में 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या भी है, 1 करोड़ से अधिक संपत्ति आय भी है, ठीक है, मैं अपना अलग अस्तित्व रख सकता हूं, स्थापित कर सकता हूं कि हाँ बात तो सही है। पर हमने एक प्रस्ताव रखा है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप विचार कर लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो राणा जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही रखूंगा, आप मुझे जो है इसके अंदर मिलने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। पीपी मेनन साहब ने कहा कि इट्स ओके राणा जी, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था, कर्तव्य था कि हम आपके समक्ष जो है ये बात रखें कि ये है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है इनकी सहमति बढ़ी और इनका जो है एक, क्योंकि पूर्वी राजस्थान था, ये लगभग दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, तो इसका नाम जो है पूर्व राजस्थान रखा गया, इसका नाम पूर्व राजस्थान रखा। और ये जो है 25 मार्च 1948 को इनका गठन कर दिया गया। दूसरा चरण है ये। तो स्थापना इसकी कब है? 25 मार्च 1948। स्थापना कब है? याद रखना 25 मार्च 1948 है। शामिल रियासतें कौन कौन सी है? 9+1, यानी कि 9 तो रियासतें और 1 ठिकाना, 9 रियासतें और 1 ठिकाना है, ठीक है। अब देखो 9 रियासतें हैं। अब देखो वैसे रियासतें आप देखना चाहो ना, मैं आप लोगों को जो है दोनों तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे नक्शा शामिल किया, तो रियासतें या तो डायरेक्ट याद कर लो आपके, किशनगढ़ है, टोंक है, बूंदी है, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर और एक कुशलगढ़ ठिकाना है इसके अंदर। क्या नहीं गुरु जी, ये ऐसे तो याद रहेगा ही नहीं, 9 रियासतें मान लो एक आदि चूक गए या भूल गए तो देखो इस मामले में मैं एक ट्रिक दे रहा हूं और इस मामले में हर विद्यार्थी की अलग ही ट्रिक है। मैं जब जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो कई सारे विद्यार्थी एक झाड़ू प्रसाद कोई ऐसी करके एक ट्रिक और बताते हैं कि गुरुजी वो भी है। तो आपको जो जिस तरीके से याद रहे, अपना मतलब काम क्या है कि याद रह जाए बस। मेरी जो ट्रिक है डुकू बासा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में डुकू बासा टोबू की झाको प्रतापगढ़ में आ मेरी ट्रिक है, ठीक है। और हो सके कि आप मेरी ट्रिक भाई आप भी ट्रिक हो सके कि आप भी इसको अपनी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। एक ठिकाना ये मैं बाद में दिखा दूंगा, इसके अंदर ही आ जाएगा वैसे। तो देखो इसमें अब आप लोगों को निकालना है, तो यहां से आ जाएगा आप लोगों के डूंगरपुर। ये याद करने का सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है। डूंगरपुर के अलावा कौन सा है? ये ठिकाना आ गया कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ क्या था? कुशलगढ़ ठिकाना था, ये ध्यान रखना। कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। बासा, तो देखो एक तो आ गया आप लोगों के बांसवाड़ा और शाह से आप लोगों को ध्यान रखना है शाहपुरा। ये देखो यहां से आ जाएगा आप लोगों के टोंक और यहां से आ जाएगा आप लोगों के बूंदी। यहां से आ जाएगा आप लोगों के किशनगढ़। क्या आ जाएगा? किशनगढ़ आ जाएगा। ये आ जाएगा झालावाड़, ये आ जाएगा झालावाड़ और ये आ जाएगा कोटा। कोटा तो भीम सिंह जी है ही सबसे बड़ी रियासत थी इस समय, और यहां से तो कोई समस्या आ ही नहीं सकती। प्रतापगढ़, देखो कोई रह तो नहीं गया, आ गए लगभग सब, ठीक है। और वैसे रह गया हो तो यहां से देख लेना। देखो शाहपुरा, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़ और यहां से कुशलगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया। ये सारे के सारे इसमें मिल गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे मिला दिए गए हैं। अब देखो राजधानी, क्योंकि कोटा सबसे बड़ा था तो कोटा को राजधानी बनाया गया और कोटा के ही भीम सिंह जी को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया गया। और प्रधानमंत्री ये शाहपुरा के थे गोकुललाल असावा। शाहपुरा के गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता मैंने कल याद करवाई दिया था। वार्षिक आय इसकी 2 करोड़ थी। वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़। होनी कितनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए यदि स्वतंत्र अस्तित्व रखना है तो। इनकी हो गई 2 करोड़, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है जानकारी ध्यान में रखनी है, ठीक है टाबरों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ कैसे मिला अंदर। स्टोरी है आज तो भाई, ये चीजें बोरिंग नहीं लगेगी आप लोगों को, स्टोरी बढ़िया तरीके से याद करो, पढ़ो। अब देखो ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, चलो। अब देखो जब इनकी बात चल रही थी, मतलब दूसरा चरण जो ये था ना, इसकी स्थापना नहीं हुई उससे 2 दिन पहले की ही बात है लगभग, ठीक है। इनकी जब बात चल रही थी तब माणिक्यलाल वर्मा कहां से संबंधित थे? मेवाड़ से, जनता के नेता थे।
क्योंकि प्रधानमंडल से जुड़े हुए थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो है राणा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राणा जी देखिए, आप राजा हैं किसके? जनता के। आप किसके पीछे हैं? जनता के पीछे। लेकिन आप ऐसे जनता से बिना पूछे ये फैसला नहीं ले सकते कि मेवाड़ जो है स्वतंत्र रहेगा या इस संघ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हमें यह लगता है कि मेवाड़ को इस संघ में मिल जाना चाहिए था। मेवाड़ स्वतंत्र अपना ऐसे अस्तित्व लेके आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ ठीक नहीं है। राणा जी के नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसे ही चलेगा कि नहीं, आगे जो है अंग्रेज चले गए तो राणा जी राजतंत्र भी नहीं रहेगा, अब लोकतंत्र बनने वाला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राणा जी आ गए फिर दबाव में। किसके दबाव में? जनता के दबाव में, प्रजामंडल के दबाव में। तो राणा जी ने अपने जो है प्रधानमंत्री रामास्वामी जी को बुलाया कि रामास्वामी जी यह है कि प्रेशर बने हैं, अपन मिलना तो पड़ी यार, कि अपन को मिलना तो पड़ेगा इनसे। लेकिन अपन ने एक बार मना कर दिया, अब मिले कैसे? अब अपन डायरेक्ट जाके कह दे क्या? नहीं हमने मना किया था ना, हम तो तैयार है मिलने के लिए, मिला दो हमको। तो यूं मजा नहीं आया, यूं अपारी जो है बराबर भी नहीं लगे कि यार तो रामास्वामी जी ऐसा है, आप जाइए दिल्ली, वीपी मेनन से मिलिए और वीपी मेनन से कहिए कि राणा जी मिल तो जाएंगे, लेकिन राणा जी की 3 शर्तें हैं। यदि आप वो 3 शर्तें पूरी करते हो तो मेवाड़ इसमें मिलने को तैयार है। ध्यान रखना, ये जो इनका उद्घाटन होना था ना 25 मार्च को, उससे पहले 2 दिन पहले की बात है। ठीक है, ये 2 दिन पहले का इंसिडेंट है, ये तो बाद में डेट डिसाइड किए बाद में हुआ है। इस पे अभी मत देखना, ये मैं समझाऊंगा तभी देखना। अब रामास्वामी जी जाते हैं वहां और वीपी मेनन साहब के सामने 3 शर्तें रखते हैं। अब 3 शर्तें क्या? कि मेवाड़ के महाराणा ने हमें भेजा है कि और बोला है कि हम मिल तो जाएंगे, लेकिन उनकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा इस संघ की। तो क्या ठीक है, वीपी मेनन साहब ने और सोचा कि इस शर्त में तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोटा के भीम सिंह जी ने ऐसा कोई शर्त नहीं रखी है कि इनको जो है कोटा कोई राजधानी बनाया जाए, तो कोई बात नहीं कि उदयपुर को राजधानी बना देंगे। कि दूसरी शर्त है कि राज प्रमुख का जो पद है वहां पे मेवाड़ के शासक का और इनके जो है वंशानुगत इस राज प्रमुख का पद जो है इन्हें दिया जाएगा। वंशानुगत यानी कि भूपाल सिंह जी जो है ये तो रहेंगे, फिर भूपाल सिंह जी के बाद इनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे वंशानुगत जो है यही राज प्रमुख रहेंगे, चाहे आगे कितने ही संघ जो है आगे कितना ही बढ़े। तो यहां पे जो है रियासती विभाग को थोड़ा सा सोचना पड़ा और सोचकर ये इन्होंने तोड़ निकाला कि राणा जी को ऐसा कह देते कि आपकी बात भी रख लेते हैं, हमारी बात भी रह जाएगी, वंशानुगत के ऊपर आप अड़िग मत रहिए, लेकिन आपको आजीवन राज प्रमुख बनाया जाता है। वंशानुगत की जगह इन्होंने देखो दिमाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, चाचा चौधरी से भी तेज चलता था। अब कंप्यूटर से तेज चाचा चौधरी का दिमाग और चाचा चौधरी से भी तेज इनका दिमाग। ठीक है, कि फिर राणा जी के भी बैठ गए। राणा जी को समझाया, देखो राणा जी, वंशानुगत की जिद करने से मतलब नहीं है और इस जो है आधुनिकीकरण की दौड़ में आप पीछे रह जाओगे, हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। वंशानुगत के ऊपर आप टिके नहीं, आप आजीवन बन जाइए। देखो जब तक है जान तब तक है जहान, आप जब तक जिंदा हो तब तक आप आबाद हो, बस आपको कोई हटाने वाला नहीं है, ये हम आप लोगों को वचन देते हैं। ठीक है, राणा जी भी ऊंचे हो गए, अपन जिंदा हाथ जब तक ठीक है, अपर जाने रे बात तो यूं भी उत्तराधिकारी भी संघर्ष सुझिया करे और लारे के कर रही भाई, अपर जो है आने वाली संतति अपन की ध्यान भी नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस शर्त पे भी सहमति बन गई। तीसरी शर्त सबसे खतरनाक थी, जो थी कि राणा जी ने कहा है 20 लाख का प्रीवी पर्स इन्हें दिया जाए। प्रीवी पर्स क्या होता है? जिससे राजा अपने सारे खर्चे चलाता है, वो होता है प्रीवी पर्स, जो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त भी कर दिए गए थे। बाद में जब संविधान संशोधन होने लगे तब समाप्त भी कर दिया। अब ये खतरनाक शर्त है, क्यों? क्योंकि रियासती विभाग पहले ही ये तय कर चुका था कि किसी भी रियासत को, किसी भी राजा को 10 लाख से अधिक का प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। यदि अब इनको देते हैं तो अन्य भी मांग करेंगे और नियम शर्तें सारी गड़बड़ होगी। आ रहा है भाई साहब रियासती विभाग के, ओ भाई काम टेढ़ो है, इसका भी तोड़ निकालना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, रियासती विभाग के अन्य सदस्य सब ने मीटिंग की और कहा कि इसका तोड़ कैसे निकाले। तब इसका समाधान निकला कि 10 लाख तो डायरेक्ट दे सकते हैं, कि 10 लाख तो दिए मानो, अब पीछे बचे 10 लाख, तो 5-5 लाख के 2 अलग से पर्स बनाए, जिसमें एक पर्स तो दिया, एक पर्स तो ऐसे करके दिया कि राज प्रमुख के नाते दिया।
डायरेक्ट तो रियासत को दिया ही दिया 10 लाख, तो एक दिया कि राज प्रमुख के खर्चों के लिए एक अलग से पर्स बना दिया, और एक 5 लाख और दिया कि मेवाड़ की जो है बहुत पुरानी रियासत है, इनकी परंपराएं बहुत ज्यादा है और परंपराओं पे बहुत खर्चा होता है, उन परंपराओं के निर्वहन के लिए 5 लाख का पर्स अलग से दिया, क्योंकि मेवाड़ की उस समय सबसे ज्यादा परंपराएं होती थी, सबसे प्राचीन रियासत थी। तो ऐसे करके 5-5 लाख के 2 पर्स बनाए और 10 लाख का एक, हो गए 20 लाख। अब राणा जी भी खुश के 20 लाख का पर्स हमें दे दिया है, और वो भी खुश कि भाई 20 लाख इनको दे दिए, और तीनों शर्तें जो है हो गई, मान ली गई। और मेवाड़ को क्या भाई आओ। अब मेवाड़ वाला क्या, मतलब इनको कहा कि अब जो है ये मेवाड़ मिलने के लिए तैयार हो गया है, कि मेवाड़ यहाँ पे मिलने के लिए तैयार है, तो अपने जो है उद्घाटन को थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, उनको भी तैयारियों का मौका देना। कोटा के महाराज भीम सिंह जी ने कह दिया हाँ आ चीज को नहीं, पहले जो है मिल जाते तो बात अलग है, अब सारी तैयारियां हो चुकी है, इसको आगे नहीं खिसकाया जा सकता। ये तो होगा भैया 25 तारीख को ही, ये तो 25 को ही होगा, आपको मेवाड़ को मिलाना है और उद्घाटन करना है, अलग से आप इसका डिसाइड करें। तो यहां पे रियासत विभाग को दिक्कत नहीं थी, क्या कोई बात नहीं, इनका जो है अलग से डेट डिसाइड कर लेंगे, इनको अलग से जो है लगा देंगे कि ना फोन वगैरह। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब वहां पे उनका दूसरे चरण का जो है उद्घाटन हो गया। अब तीसरे चरण में जैसे ही मेवाड़ मिल जाता है तो इसका नाम हो जाता है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, मेवाड़ के मिलने से नाम क्या हो जाता है, संयुक्त राजस्थान नाम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि तीसरा चरण क्या है, संयुक्त राजस्थान है। ठीक है, अब कब मिलाया गया इसे, 18 अप्रैल 1948 को मिलाया गया है। कब मिलाया, 18 अप्रैल 1948 को इसे मिलाया गया है। ठीक है, अब पूर्व राजस्थान, यानी कि पूर्व राजस्थान के अंदर कौन कौन थे, देखो ये किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर, ये तो थे ही। अब इसमें क्या मिला है, ये उदयपुर मिला है। तो सिर्फ ये तो याद थी आपको, डुकू बासा टोकू की जाको प्रतापगढ़, इससे ही याद थी ये, और ये इसके अंदर मिल गया उदयपुर, ये उदयपुर इसके अंदर मिल जाता है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर आ जाते हैं, यानी कि संयुक्त राजस्थान बन गया। अब राजधानी शर्तों के अनुसार उदयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख शर्तों के अनुसार भोपाल सिंह जी को बनाया गया, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया। इससे पहले गोकुललाल आसावा थे, तो उनकी जगह माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू, और वार्षिक आय इनकी 3.16 करोड़। ठीक है, 3.16 करोड़ वार्षिक आय। यहां तक बात क्लियर, और यहां तक समझ में आई चीज, मजा भी आया होगा आपको, इंटरेस्ट भी आया होगा। तो बढ़िया तरीके से ये स्क्रीनशॉट लो और डिसाइड करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा चरण क्या है, वृहद राजस्थान। नाम क्या है इसका, वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है, और इस चरण में अधिकांश बड़ी रियासतें सारी की सारी इसमें मिल जाती है। लेकिन देखो, जितनी जब बड़ी बड़ी रियासतें मिलती है, मोटा माथा मिले नहीं भी टाइम, समस्या ज्यादा है, क्योंकि जिसको कोई मतलब नॉलेज नहीं है उसको समझाना आसान है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहां पे आप लोगों को ये चीज समझनी है। अब देखो, स्थापना इसकी कब होती है, 30 मार्च 1949 को होती है। स्थापना कब होती है, 30 मार्च 1949 को। अब संयुक्त राजस्थान बन गया है, यानी कि उदयपुर तो इसके अंदर मिल चुका है। किसमें मिला है, पूर्व राजस्थान में मिला है उदयपुर। और अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अब और कौन सी रियासतें मिलानी है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और लावा ठिकाना मिलेगा इसके अंदर। अब देखो, सबसे पहले अपन जो है बीकानेर से संबंधित जान लेते हैं। बीकानेर को तो मिलाने में कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि शार्दुल सिंह जी थोड़ी बहुत जो है मतलब बातचीत हुई, और उसके बाद में इन्होंने कोई आनाकानी की नहीं, और इनको जो है मिला दिया गया। ठीक है, शार्दुल सिंह जी इसके बीकानेर के शासक थे, और इनको जो है इसके अंदर मिला दिया गया। तो यहां पे तो कोई समस्या हुई नहीं। समस्या कहां है, जोधपुर और जयपुर। पहले जोधपुर की स्टोरी सुनो आप। जोधपुर के शासक कौन थे, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह जी। कौन थे, हनुमंत सिंह जी। और उस समय पाकिस्तान बनाने का समर्थक, या पाकिस्तान जो अलग देश बने, वो सबसे ज्यादा कौन चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह जी को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आपको भारत संघ में मिलने पर जितना आपको खर्चा, प्रिवी पर्स वगैरह, जो भी सुख सुविधाएं वगैरह, जितना आपको अधिकार मिल रहा है, उससे ज्यादा, उससे डबल चीजें, डबल अधिकार जो है हम आपको देंगे। उससे डबल चीजें, डबल अधिकार हम आपको देंगे, आप पाकिस्तान के अंदर मिल जाओ।
हनुमंत सिंह जी क्या कहीं भी देखो, अपर के हिंदू मुस्लिम वालों तो बैर है ही कौन, अपा मिल सका पाकिस्तान के माए भी, है ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई है, ये तो अंग्रेजों ने जो है फूट डाली है तो अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन पाकिस्तान में मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है, अपन पाकिस्तान से सीमावर्ती है वैसे भी, और ये तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि ये तो डिसाइड हुआ था 1947 वाले अधिनियम में कि आप चाहो जिसमें मिल सकते हो, स्वतंत्र जो रियासत है वो चाहती, इनके आपस में गुप्त मंत्रणा ये चल रही थी। लेकिन इस चीज का भंडाफोड़ कर दिया उस समय के एक पत्रकार ने, सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी ने रियासती नामक अखबार के अंदर इस चीज को छाप दिया और ये पूरी हो गई वायरल। आजकल रीला वगैरह वायरल हो जिया करे, कोई भी चीज जिया भी चीज होगी वायरल, ठीक है, तो वो चीज हो गई वहां से वायरल। अब ये वायरल होने से रियासती विभाग के कान खड़े हो गए, भाई पटेल साहब क्यों, मेनन साहब ने क्या क्या है, हनुमंत सिंह जी ने बुलाओ एक बार दिल्ली, बात करा क्या मामलो है। और वीपी मेनन साहब ने कहा कि जब गए उनके पास में, क्या आपको याद किया है राजा जी वल्लभ भाई पटेल साहब ने, राजा जी के मेरे के काम है, मैं तो नहीं आता, अरे क्या कोई नहीं है, मतलब आपको मिलाने के लिए, संघ में मिलाने के लिए थोड़ी ना, मतलब मेल मुलाकात नहीं कर सकते क्या हम, सिर्फ आपको चाय पानी पे बुलाया है, याद किया है, तो आप जो है वहां पे आ जाइए। हनुमंत सिंह जी क्या, यूं भी मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय नियम शर्तों के अनुसार तो मैं ले सकता हूं, मिलने में क्या दिक्कत है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है वहां पे जाते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल, रियासती विभाग के बाकी सदस्य, वीपी मेनन साहब, सब बैठे तैयार, क्या आने दो हनुमंत सिंह जी को, क्या हंसा विराजो विराजो, क्या हाँ सा, जय श्री ओके, जय माता जी होगा। तो क्या हमने सुना है कि आप पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे हो, हनुमंत सिंह जी के देखो इस मामले में बात नहीं होगी, ये कहा था मुझे कि मैं यहाँ पे मिलने आऊंगा, सिर्फ चाय औपचारिक मुलाकात है, चाय पानी पे जो है बात होगी, कि वो बात तो ठीक है, लेकिन बताओ तो सही कि कारण क्या है, कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता हूं नियम शर्तों के अनुसार, रख तो सकते हो, लेकिन अपने पुरखों की तो देखो, अपने मतलब इतिहास को तो देखो, आपका जोधपुर का इतिहास कितना यशस्वी रहा है, और आप पाकिस्तान में मिल जाओगे और भारत में नहीं मिलोगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों क्या देखेगी आपको, क्या जवाब दोगे आप उन्हें। हनुमंत सिंह जी कहे कि कौन, ऐसा सारी बात मैं सोच चुकी हूं, मैं मिलूं पाकिस्तान में। फिर कहा आप फिर से सोच लीजिए, आप चाहे मिल जाओगे, लेकिन वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि वहां पे जो है आप उनके साथ में मिलो, जनता आपको जीने नहीं देगी, ये ध्यान रख लेना, आप मिल भी जाओगे। ऐसे करके पूरा दबाव बनाया, और पूरा दबाव बनाकर जो है उनको भारत संघ में मिलाने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा दिया। उससे पहले उनको हनुमंत सिंह जी इतने गुस्सा हो गए थे कि उन पर पेन पिस्टल टान दी थी वीपी मेनन पर, पेन के आकार की पिस्टल आती थी उस समय, हिडन पिस्टल, पेन पिस्टल लाए, गोली मार दूंगा, मेरे को क्या झूठ बोल के बुलाया। तो हनुमंत सिंह जी जो है, ये वाला इंसिडेंट हुआ, जितने में पेन पिस्टल था दी, जितने में लॉर्ड माउंटबेटन वहां पे आ गए तो सुलह हो गई, बाद में जो है इनको मिलाया गया, कहां पे, भारत के अंदर ही मिला दिया गया, ठीक है, यानी कि संघ के अंदर मिलाने पर राजी कर दिया। यह तो जोधपुर की बात तो हो गई, ठीक है। ये प्रश्न बनता भी है कि हनुमंत सिंह जी जो है वहां पे मिलना चाहते हैं, कौन सा शासक जो है वहां पे मिलना चाहता था, तो वो ये जोधपुर के हनुमंत सिंह जी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना कि जयपुर को कैसे मिलाया, जयपुर के सवाई मान सिंह जी, ठीक है ना, सवाई मान सिंह जी वही शासक जो पोलो के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, लंदन में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, और स्पेन के ये राजदूत भी रह चुके हैं। अब वही बात के जयपुर को मिलाना, ये भी बड़ी रियासत और सेंटर में और है, तो कि जयपुर को मिलाना, तो जयपुर ने भी फिर ये शर्तें रखी कि राजधानी तो जयपुर बनेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त के राज प्रमुख मान सिंह जी बनेंगे। अब फंसी गाड़ी, राजधानी जयपुर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोपाल सिंह जी ने यह शर्त नहीं रखी थी कि उदयपुर को जो है कंटिन्यू राजधानी बनाई जाएगी, यह शर्त उन्होंने नहीं रखी थी, तो जयपुर को बना देंगे, क्योंकि भोपाल सिंह जी की यह शर्त ही नहीं थी, तो भोपाल सिंह जी ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन वहां होगा कि भोपाल सिंह जी को आजीवन राज प्रमुख बनाने का वादा कर चुके हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो ही वीपी मेनन की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि ये बात हो गई है सर, यहाँ वीपी मेनन साहब को पटेल साहब ने कहा कि आप एग्री कर दो, बाकी मामला मैं संभाल दूंगा, मैं कहूंगा जैसे कर लेना, सब मामला सुलझ जाएगा, आप एग्री करके आ जाओ। तो इनको कहा कि आपको राज प्रमुख बना देंगे, एग्री होगी बात, ठीक है, कि हमारी तरफ से डन है, आप मुकरना मत के, ओके ठीक है। अब बात तो फंसी, भोपाल सिंह जी बवाल कर देंगे। भोपाल सिंह जी के पास जो है वीपी मेनन को एक बढ़िया सी सलाह देकर और वल्लभ भाई पटेल भेजते हैं कि वहां जाकर ये कह देना, वो मान जाएंगे। अभी भी मेनन साहब जाते हैं भोपाल सिंह जी के पास, और भोपाल सिंह जी को जाकर कहते हैं कि साहब यूं है
कि जयपुर जो है अब अपने इस संघ में मिलेगा और जयपुर जो है यह मिलना चाहता है। लेकिन हम रियासती विभाग वाले मेवाड़ के बहुत हितैषी और हम सोच रहे थे बैठे बैठे कि जयपुर इसके अंदर मिलेगा और आप जो है उनको भी जैसे कोई पद देते हैं मान सिंह जी को और आप भी, तो जैसे जयपुर ने तो जैसे मुगलों से संबंध किया है, मेवाड़ इतनी प्राचीन रियासत है, तो आप मतलब राज प्रमुख ही रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने सोचा है कि आपका ओहदा यहां ऊपर होना चाहिए, आपका ओहदा ऊपर होना चाहिए, मान सिंह जी से जो है आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। क्या हमने ऐसा सोचा है? राणा जी क्या कि यहाँ क्या मिल सके, आप कहीं उनको राज प्रमुख बनाने की तो नहीं सोच रहे कि साहब हमारी बात तो सुनो, आप हमेशा, हमने आप लोग आपको आजीवन राज प्रमुख का वादा तो किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा ऊपर रहो, आप शीर्ष में रहो, मेवाड़ है मेवाड़। तो क्या बताओ, आपको हम बना देते हैं महाराज प्रमुख और उनको बना देते हैं राज प्रमुख, यानी कि वो आपके अंडर में रहेंगे, आप महाराज प्रमुख बनोगे और महाराज प्रमुख ही आप रहोगे। गोपाल सिंह जी बात तो सही है बेटा, क्या? हाँ, क्या कछुआ वंश जो है उन्होंने देखो जो है उनका इतिहास आप सभी जानते हैं और मेवाड़ का इतिहास भी सभी जानते हैं, ये बात सही है, क्या ऐसा कर लेते हैं अपन। तो भोपाल सिंह जी को भी कोई आपत्ति नहीं, ये सारा दिमाग चलाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरीके से अब जो है इस संघ के अंदर यहाँ पे ये सब मिलाने की बात हो गई। अब देखो राजधानी जयपुर को बना दिया शर्त के अनुसार, राज प्रमुख बना दिया सवाई मान सिंह को और महाराज प्रमुख का पद गठित किया गया और महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया, सारी सुलह हो गई। प्रधानमंत्री किसे बना दिया? हीरालाल शास्त्री को बना दिया जयपुर के, और उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता, और ये बीकानेर मिल गया, जैसलमेर मिल गया, जोधपुर और जयपुर भी मिल गया। ये हो गई देखो वृहत राजस्थान, इसका नाम रखा क्योंकि सारे बड़ी बड़ी रियासतें लगभग मिल चुकी थी। और 30 मार्च को क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें मिली तो राजस्थान दिवस मनाने का तय यहां से किया गया। अब जो है अपने ये ध्यान रखना कि चैत्री जो नवरात्रि स्थापना के दिन जो है अब इस 2025 में घोषणा की है कि आगे से राजस्थान दिवस तब मनाया जाएगा। तो ये वो करंट का सवाल है, ये आप लोगों को इतिहास से रिलेटेड ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे बढ़ा। अब आती है पांचवें चरण की बात। अब संयुक्त राजस्थान तो है, वृहत राजस्थान तो है, अब संयुक्त वृहत राजस्थान बनेगा। वृहत राजस्थान यानी कि ये सारा मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मिलाया जाएगा मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ, अब मत्स्य संघ में भैया अलग ही वहां पे जो गणित चल रही थी, वहां के शासक जो है ना इसको अलग ही देश बनाने की सोच रहे थे, जिसको मेवस्तान बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि मेव बाहुल्य, वो यहां से अलग देश इसको बिल्कुल बनाने के, ये अपना अलग ही देश, एक भारत एक पाकिस्तान और तीसरा मेवस्तान। अरे भाई साहब, और जनता नहीं चाहती थी, जनता चाहती थी कि ये जो राजस्थान का ये जो संघ बना है, सारी रियासतें मिली उसमें मिल जाए, और ये रियासती विभाग वाले चाहते थे कि ये उत्तर प्रदेश में मिल जाए। अब देखो 3 तरीके की गणित चल रही है, तो किया क्या जाए? किया वो जाएगा जो जनता जाएगी, तो बीच में तोड़ ये निकाला कि यहां पे जो है जनता की राय ली जाए। तो यहां पे एक समिति का गठन किया गया, शंकर राव देव समिति, जिसने जनता की राय को जाना और उसकी राय के आधार पर मत्स्य संघ को मिलाया गया वृहत राजस्थान के अंदर, ठीक है। वृहत राजस्थान में मिला दिया। इन दोनों को मिलाने से ये एक संयुक्त वृहत राजस्थान अस्तित्व में आ जाता है। अब देखो इसके अंदर ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये वाला क्षेत्र भी इसमें मिल जाता है। राजधानी वही जयपुर, राज प्रमुख वही मान सिंह जी, महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह जी, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राजस्व मंत्री जो है यहाँ पे बाबू शोभाराम कुमावत। यानी कि सरकार किसकी है? हीरालाल शास्त्री सरकार। अब ये प्रश्न बना था कि हीरालाल शास्त्री सरकार में जो है मंत्री पद पर कौन आसीन थे, राजस्व मंत्री? ये देखो यहां से मैंने पहले भी करवाया था, ये शोभाराम कुमावत। चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप लोगों को पिछड़ने तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब यहां पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बचा कौन? बचा देखो एक तो ये सिरोही और एक ये अजमेर बचा है, जो छठे चरण में मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखो छठा चरण जिसका नाम राजस्थान संघ होता है, ये स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को, इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान और सिरोही को मिला जाता। अब सिरोही को मिलाने में, सिरोही क्योंकि पहले जो है अपने गुजरात रेजिडेंसी के अंदर था, राजपुताना से गुजरात रेजिडेंसी में दिया, फिर बंबई रेजिडेंसी के अंदर गया, इस तरीके से सिरोही का इतिहास अलग तरीके से चला है। अब सिरोही क्योंकि उसके अंदर एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, उसको लेकर गुजरात वाले चाहते थे कि ये गुजरात में मिले, राजस्थान वाले चाहते थे ये राजस्थान में मिले, और यहां के नेतृत्व करता थे अपने गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है।
गुजरात वालों ने तर्क दिया कि यहाँ जो आबू देलवाड़ा में जो जैन मंदिर बने हुए हैं, जितने जो जैन मंदिर है वो सब हमारे गुजरात के चालुक्य शासकों ने बनवाए, यानी कि ये तो यहाँ पे तो हमारा अधिकार रहा है, ये गुजरात के अंदर मिलेगा। राजस्थान वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे पास में एक भी हिल स्टेशन नहीं है राजस्थान के अंदर, ये तो हमारे साथ ही रहेगा। और राजस्थान वाले कहते हैं कि सिर्फ इसकी बात नहीं है, सिरोही के अंदर हमारे गोकुल भाई भट्ट जो हमारे नेतृत्व करता रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, और गोकुल भाई भट्ट को हम कहीं जाने नहीं दे सकते। तो गुजरात वाला क्या है, और मतलब ये कहते हैं इनको तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए, रियासती विभाग वाले भी क्या, तो इनको गोकुल भाई भट्ट चाहिए। गोकुल भाई भट्ट कहां के रहने वाले, हाथल गांव के रहने वाले थे। गोकुल भाई भट्ट कहां के रहने वाले थे, गोकुल भाई भट्ट कहां के रहने वाले थे, हाथल गांव के, हाथल गांव सिरोही में, ठीक है, हाथल गांव सिरोही के। तो इन्होंने रियासती विभाग ने एक बार कहा कि ये संघर्ष चलता ही रहेगा, अपन ऐसा करते हैं एक तोड़ निकालते हैं, आबू देलवाड़ा को लेकर ही संघर्ष चल रहा है तो इसको बाद में डिसीजन लेंगे। आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, उसको छोड़कर बाकी सिरोही को जो है राजस्थान में मिला दिया। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में क्या मिल गया, सिरोही मिल गया, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मिलता है ना, ये ध्यान रखना आप, अबुल फजल समिति की सिफारिश के आधार में मिला ही है। क्या ध्यान रखोगे, अबुल फजल समिति, अबुल फजल समिति की सिफारिश के आधार पर सिरोही को मिलाया जाता है। राजधानी एज इट इज जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राज्य का नाम विधिवत यहां पे क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। अब पीछे क्या बचेंगे आपके, आबू देलवाड़ा बचेगा और अजमेर जो कमिश्नरी स्टेट है वो बचता है, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लो, वो 7वें चरण में वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, 7वें चरण के अंदर वो भी मिलेंगे। अब 7वें चरण के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर फिर क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए बनाया गया कि अब जो है लास्ट में जितने जितने कुछ बचे हैं उनको भी मिल मिला के छुट्टी करते हैं। उनकी सिफारिश पर बाद में जो है 1 नवंबर 1956 को यह गठन होता है। आबू देलवाड़ा को भी मिला दिया गया, कहां, राजस्थान के अंदर। कैसे कि भाषाई आधार पे, के भाषा वगैरह यदि देखते हैं, कल्चर देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, तो राजस्थान से मिलती जुलती है, सारी गुजरात से मिलती जुलती नहीं है। इसके आधार पे जो है इसको भी यहां राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसमें मिला दिया गया। और क्या मिलाया है, सुनील टप्पा लिया है, एमपी से सुनील टप्पा लिया और अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया। लेकिन यहां से राजस्थान से सिरोंज को एमपी को दिया गया, सिरोंज जो था क्षेत्र वो एमपी को दिया गया। ये बदलाव यहां पे होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ध्यान में रखना यहां, ठीक है। और राजधानी जो है जयपुर को ही बनाया गया, मानसिंह जी थे ही यहाँ, हीरालाल शास्त्री थे, और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य का दर्जा यहां पे दिया गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, पुनर्गठन आयोग द्वारा बाद में राजस्थान को ए श्रेणी में शामिल किया गया। बाद में ए श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 7 चरण हो गए, यानी कि देखो यहां पे 7 चरण होने पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 7 चरण जो है अब कंप्लीट हुए। यहां पे आप लोगों के राजस्थान का गठन पूरी तरीके से हो चुका है। अब आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। दूसरे चरण में जब उन्हें मिलाया गया विलय पत्र में, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पे साइन की है। सबसे पहले किसने, शार्दुल सिंह जी बीकानेर वाले। ये कुछ चीजें आप लोगों को एडिशनली थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जो अपने एकीकरण वाला आप लोगों को मैंने जो वन लाइनर दिए, उसमें पीछे एक पेज, लास्ट में एक पेज में नक्शे भी दिए हैं सारे, और फिर लास्ट में एक पेज में आपको 15-20 वन लाइनर पूरे के पूरे फैक्ट दे रखे हैं, वो आपको होमवर्क के रूप में याद करने हैं। अब कोई यूं भी नहीं कह सके गुरुजी मेरे पास किताब नहीं है, क्योंकि किताब तो आपको पैरेलल में रखनी थी, पहली बात तो ये। फिर भी आप लोगों के भाई कुछ रहता है कि कोई नहीं हमारे पास में नहीं है, तो भी इसकी एकीकरण की और प्रजामंडल की तो पीडीएफ भी दी है टेलीग्राम पे, है ना। जो वन लाइनर की चैप्टर है वही पीडीएफ भी आप लोगों को उसमें दी है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं समझता हूं जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हो उनकी पुस्तक होती है तो आपकी पढ़ाई में और थोड़ी सी तेजी आती है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर विरोधाभास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जिससे पढ़ रहे हो उनकी पुस्तक भी है तो विरोधाभास नहीं आता। नहीं तो जिससे पढ़ रहे हो बार बार, मेरे ही नहीं कह रहा हूं, किसी से भी पढ़ रहे हो बार बार अपनी
जो चीज है उसका जिक्र तो हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने लिखी है, उनको पता है कि उसमें किस तरीके से दिया है। तो इसलिए आपके पास में जिससे भी पढ़ रहे हो उनकी पुस्तक या जो भी है उनकी सामग्री हो तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ में साथियों आपके एकीकरण वाला भी टॉपिक पूरा हुआ। अब कल्चर के अंदर तो आप लोगों के एक रहा है साहित्य वाला, जो 2 दिन में अपन साहित्य बोलियां पढ़ लेंगे, और फिर आपके यातायात के साधन रहेगा वो अपन शैक्षिक परिदृश्य के बाद पढ़ेंगे। पढ़ाऊंगा जरूर, चिंता नहीं करें। लेकिन क्या है कि विद्यार्थी सुनते ही नहीं है एंड तक, क्या एंड है आगे बस बंद कर दो, टाइम नहीं है इतना किसके पास में, कैसे गुरु जी की बातें सुने और सुन ही लो तो फिर इतना संघर्ष नहीं करना पड़े, पहले सिलेक्शन हो जाए। तो फिर बाद में जो है ठोकरे खाकर भी सुनते हो तो पहले ही सुन लिया करो। मैं कोई अनावश्यक तो कभी भी आप लोगों को वीडियो नहीं देता, कभी भी अनावश्यक बात नहीं करता। आप लोगों के टू द पॉइंट क्लासेस चलती है ना। तो जो आप लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है, साथ साथ में मोटिवेशन दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, ध्यान रखने लायक चीजें बताई जाती है, उन्हें सुना करो ताकि बार बार परेशानी नहीं हो आप लोगों को, है ना, भटकना नहीं पड़े। तो ये चीजें हैं साथियों, ध्यान रखना। ये बढ़िया तरीके से आपके एकीकरण संपन्न हो चुका है। बढ़िया तरीके से याद करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और अभ्यास कर लेना। अभ्यास के अंदर ध्यान रखना, ये तो कॉम्बो 3+2 है। और ध्यान रखना आप लोगों को जो 10 मॉडल पेपर दिए हैं उसके स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को डालकर बताए हैं टेलीग्राम पे। L2 के तो मैं दे चुका हूं, L1 वालों के 2-4 दिन में दे देंगे। अभ्यास करना तो चूकना ही मत, क्योंकि जितने टॉपर्स हैं, जितने सिलेक्शन हुए उनसे पूछ लेना कि उन्होंने भी ठोकरे खाई। उन्होंने कमी यही रखी थी कि पढ़ा बहुत लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, और फिर बाद में जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिस को अपनी रणनीति के अंदर शामिल किया, सिलेक्शन उन्होंने ले लिया है। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, इसीलिए मैंने लागत मूल्य के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है कि ये आप नहीं कहो कि गुरुजी हमारे पास में तो पैसे ही नहीं है, तो कोई धन संपदा पूरी नहीं लुटानी है। सारी की सारी आप लोगों के मतलब जितनी कम हो सकती है, राजस्थान में सबसे कम और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है इस जीजीडी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो बढ़िया प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।